2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और अब देखिए ये संकल्प पत्र है जिसमें जो नारा है संकल्पित भारत सशक्त भारत, और इसी नाम से संकल्प पत्र जारी किया। और मैं अपने सहयोगी मनीष के साथ इस संकल्प पत्र में क्या वायदे हैं जो कांग्रेस से अलग होंगे, तमाम पार्टियों से अलग होंगे। सबसे बड़ी बात की अगर आप देखें तो जैसी उम्मीद थी कि राष्ट्रवाद और के साथ विकास, ये दो चीज़ें इस संकल्प पत्र में सबसे ज़्यादा है और यही दोनों एजेंडे हैं जिसको लेकर बीजेपी चुनाव में जा रही है। और सबसे पहला एजेंडा आप यूँ कहें तो इस चुनाव में, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये तय था कि जिस तरह से राष्ट्रवाद हर रैलियों में, चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम लोग कह रहे थे कि राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और वही पहला जो चैप्टर है उसमें राष्ट्रवाद पर ही चर्चा की गई है कि आतंकवाद पर सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, सैनिकों का कल्याण, घुसपैठियों की समस्या का समाधान, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इन जैसे और नक्सलियों के खिलाफ जो कार्रवाई, इन तमाम चीज़ों को लेकर बात की गई। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है, मनीष आप वो बताइए कि जो एक बात की जा रही थी न्याय योजना, क्योंकि कहा जा रहा था कि सबसे बड़ा मास्टर कार्ड अगर कांग्रेस का है तो वो न्याय योजना है, तो न्याय योजना के काटने के लिए या उनको काउंटर करने के लिए इस मैनिफेस्टो में क्या है? देखिए, उम्मीद ज़रूर की जा रही थी कि न्याय योजना में जो कांग्रेस ने ऐलान किया कि हर महीने गरीबों के खाते में 5 करोड़ परिवार जो है, उन महिलाओं के खाते में जो है 6 करोड़ रुपये, 6,000 रुपये माफ़ कीजिएगा, वो हर महीने डाला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ बीजेपी की तरफ से ऐलान नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जो कृषि सम्मान निधि योजना है, जो हाल ही में उसकी शुरुआत की गई है, उसमें अभी है कि 2 हेक्टेयर तक जहाँ ज़मीन है उसी किसान को फ़ायदा मिलता है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि सभी किसान को, चाहे वो जितना भी उनके पास ज़मीन है, उन सभी को उस योजना का फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ 5 साल तक 1 लाख रुपए तक का जो कर्ज है किसानों को, वो बिल्कुल ब्याज मुक्त मिलेगा। साथ ही साथ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है किसानों के लिए, बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि 25 लाख करोड़ रुपए उसको खर्च किया जाएगा। ये बहुत बड़ी रकम है अमित, आपको बता दें। और अगर ऐसा होता है तो वाकई में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने में ज़रूर मदद मिलेगी। ये कुछ ऐलान है। लेकिन ग्रामीण इलाके में अगर बात करें तो ग्रामीण इलाके में एक बड़ी चीज़ कर रही है जो नल से जल की बात हो रही है, जिसमें कहा गया है कि तमाम 2022 तक घर देने की बात है और 2024 तक हर घर पर पानी पहुंचेगा। ये अपने आप में मुझे लगता है कि ग्रामीण इलाकों की जो गरीबी हटाओ की बात थी, बीजेपी का एक शुरू से रहा है कि गरीबी हटाओ का अब नारा देते नहीं है, हम गरीब को सशक्त बनाते हैं, इसलिए मकान देने की बात हो रही है, टॉयलेट बनाया जा रहा है, 2022 तक टॉयलेट की बात है और 2024 तक घर घर पानी पहुँचाने के लिए नल से जल की बात का वायदा भी किया गया है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, गरीब की बात हो गई, किसान की बात होगी, मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसमें क्या है जो मध्य वर्ग, क्योंकि बड़ा मध्य वर्ग चंक जो है वो बीजेपी का समर्थक माना है। मैं आपको पहले, लेकिन जल की बात आपने की तो आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहा कि वो जल शक्ति मंत्रालय जो है एक अलग से इसका गठन होगा। हालांकि आप ध्यान रखिए, जल संसाधन मंत्रालय पहले से भारत सरकार में मौजूद है। जल शक्ति इसलिए कि देश के कई राज्यों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, वहाँ तक कैसे पहुँचे। पहले आपको याद होगा कि वाजपेयी सरकार थी तो नदियों को जोड़ने की बात चल रही थी। हालांकि ऐसा कुछ लेखा जोखा अब इस मैनिफेस्टो में दिखा नहीं है कि नदियों को जोड़ने की बात है, लेकिन कहा गया है कि सभी को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। आपने पूछा मध्यम वर्ग, तो मध्यम वर्ग में आपको अमित याद दिला दूं कि इसी साल वित्त मंत्री पीयूष गोयल जो कि कार्यभार संभाल रहे थे, उनके गैर मौजूदगी में अरुण जेटली के, उन्होंने बजट पेश किया। उन्होंने 5 लाख तक का जो इनकम टैक्स है उसको पूरी तरह से छूट दे दी, किसी को उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो संकल्प पत्र में उसमें दोहराया गया है कि इसको बढ़ाया जाएगा, टैक्स स्लैब में और बदलाव करके टैक्स पेयर्स को राहत दी जाएगी, जिससे लोगों के टैक्स का बोझ कम हो सके, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, इससे जो है अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप बात करें कि सांस्कृतिक धरोहर की बात करिए, सांस्कृतिक धरोहर में राम मंदिर का जिक्र इस बार भी है। 2014 का जो घोषणा पत्र था उसमें भी था और लाइन लगभग वही थी। वो जो राम मंदिर की बात थी, पिछले बार जो 2014 के घोषणा पत्र के सबसे आखिरी पेज, 64 पेज का घोषणा पत्र था, उसमें 63वें पेज में थी कि संविधान के दायरे में रहकर एक भव्य मंदिर निर्माण की बात करेंगे, कोशिश करेंगे, और लगभग वही बातें सेम की सेम दोहराई गई। हालांकि जब भाषण हुआ तो उसमें शुरुआत में रखा गया था राम मंदिर, इसके अलावा जो सांस्कृतिक धरोहर है सबरीमाला का रखा गया है, इसके अलावा भारतीय सांस्कृतिक और तमाम चीज़ों में। लेकिन ये सारी बातें हैं। लेकिन एक अगर बात हम शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, युवाओं की बात करें, युवा वर्ग के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार इस काम का जो विपक्ष ये सवाल उठाती है कि जो रोजगार की बात थी वो अब नहीं दे पाए, तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण वायदे हैं जो युवाओं के लिए, यूथ के लिए, एजुकेशन के लिए यहाँ पे दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के लिए अवसर में जो है अवसरों को बढ़ाया जाएगा कि उनको रोजगार के अवसर बढ़े।
आपको याद कीजिए कि बीजेपी ये कहती है कि हम नौकरी की बात नहीं करते, हम रोज़गार की बात करते हैं। रोज़गार में वो मुद्रा योजना है, उसके ज़रिए वो रोज़गार की बात करती है, जो नियुक्तियां हैं उसके ज़रिए वो बात करती है। हालांकि कांग्रेस ने बहुत बड़ा वादा किया है। आप देखिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि 24 लाख जो है सरकारी भर्तियां वैकेंसीज निकाली जाएंगी। हालांकि वो उसके वश में भी, हालांकि उन्होंने एक चीज क्लियर हो गया था कि 24 में सिर्फ 4 लाख की केंद्र सरकार देगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मार्च 2020 तक 4 लाख केवल केंद्र सरकार का है, बाकी राज्यों को। और राज्यों का अगर खजाना देख लें, उनकी अगर स्थिति, अगर इकोनॉमी की हालत देख लें राज्यों की, तो वो कहीं से स्थिति में नहीं है कि वो इतनी नियुक्तियां कर सकते हैं। तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ जाहिर तौर पर आपको देखिए लक्ष्य रखा गया कि 100 लाख करोड़ रुपए जो है अर्थव्यवस्था में फूका जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि बहुत बड़ा रोजगार जो है उसमें सृजन होगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है और वो ताकत लगाई जाएगी ताकि वो सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2047 में हमें आज़ादी मिले 100 साल हो जाएंगे। तो हम 2047 तक भारत विकसित देशों के श्रेणी में आ जाए, इस लक्ष्य की तरफ काम करना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा, क्लियरली कहा कि हम 2019 से 2024 के बीच में इसकी नींव पड़ेगी, यानी कि जो 2014 में जो बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उस समय जो मैनिफेस्टो था, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा अर्थव्यवस्था को, जिससे रोजगार भी सृजन होगा और 2047 में जो विकसित देशों के श्रेणी में लाने की जो बात है भारत को, उसकी भी पूरी की जाएगी। सबसे बड़ी बात की जो 2014 का घोषणा पत्र था वो था एक भारत श्रेष्ठ भारत, और इस बार है संकल्पित भारत सशक्त भारत। और सबसे बड़ी बात की प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 का कॉन्सेप्ट दे दिया था 2014 के बाद ही, और आज 2019 के चुनाव से पहले, जबकि नतीजे भी नहीं आए हैं, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया है 2047 की बात। जब 100 साल मनाएंगे तब हम लोग एक नए भारत की, एक विकसित भारत की बात करें। और कहीं ना कहीं इस पूरे मैनिफेस्टो में यही है कि 2014 के मैनिफेस्टो को ही आगे बढ़ाया गया है। इसीलिए गरीबी और जो किसान, जो दोनों की सबसे ज़्यादा, अगर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा परेशान है किसान, यहाँ पर जो अन्नदाता है वो परेशान है, तो बीजेपी की ये मानना शुरू से रही है कि किसानों को कर्ज माफ़ी करके उसको हम भला नहीं कर सकते हैं, गरीबी हटाओ का नारा देकर अच्छा नहीं कर सकते हैं, गरीब और किसानों को सशक्त बनाना होगा। और मुझे लगता है कि एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि युवाओं के लिए जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि 50 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो उपलब्ध कराया जाएगा, कोलेट्रल मुक्त, यानी उस पर कोई गारंटी नहीं देनी होगी। और उसमें 50% पुरुष उद्यमियों के लिए होगी, यानी कि पुरुष लोगों के लिए होगा, और 25% महिलाओं के लिए उसको उसमें आरक्षित, 50% बल्कि महिलाओं के लिए और 25% पुरुषों के लिए आरक्षित किया जाएगा। तो बड़ा ऐलान है, साथ ही ये बड़ा वादा है। साथ ही साथ 20,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड का जो है प्रावधान किया जाएगा और स्टार्टअप्स को उसके जरिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जाहिर तौर पर स्टार्टअप, आप समझिए अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि स्टार्टअप सबसे ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो उसको, क्योंकि अभी तक जो स्टार्टअप योजना है भारत सरकार की, जो मोदी ने 16 में लॉन्च किया था जनवरी में, वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट उसका पॉजिटिव हमने देखा नहीं, लेकिन इस बार संकल्प पत्र में बता रहे हैं कि उस पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मतलब साफ है कि सभी वर्गों को साथ जोड़ने की कोशिश है, तमाम लोगों को रिजर्वेशन की भी बात है, महिला आरक्षण की भी बात की गई है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सबको साथ लेकर चलने की बात है और एक सशक्त भारत बनाने की बात है। और मुझे लगता है कि जो 2014 में जो सरकार चली है उसकी कंटिन्यूटी की बात होगी। और लेकिन ये तय है कि जो कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ था, वो चुनाव में सबसे अहम मुद्दा होगा। और मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। कश्मीर को लेकर बात करना हमें जरूरी है अमित, क्योंकि कश्मीर को लेकर साफ तौर पर कहा गया कि 370 को लेकर जो है बीजेपी इसके विरोध में है, 370 और 3500 को भी खत्म करने की बात होगी। हालांकि आप देखिए जिस तरीके के बयान आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के नेताओं के द्वारा, ये बहुत कठिन होगा, लेकिन इस पे साथ ही साथ बिल्कुल एक कंसेंसस बनाना होगा। लेकिन बीजेपी ने फिर दोहराया है, बीजेपी का अपना एजेंडा है 370 धारा को खत्म करने। कुमार जैसे लोग साथ में नहीं देंगे क्योंकि 370 के नाम पर नीतीश कुमार खुद विरोध कर रहे हैं। कुल मिला के देखिए तो बीजेपी का एजेंडा और इस घोषणा पत्र से साफ है कि उनका मुख्य एजेंडा जो है 2019 का चुनाव का, वो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म पे लड़ेगी चुनाव, साथ में डेवलपमेंट का एक चेहरा भी साथ चलेगा। अपने सहयोगी मनीष और कैमरा मस्तान सिंह के साथ अमित कुमार, दिल्ली, News 24।